हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर में आज हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के मूल्य की अवधारणा। इसमें सुनिए पहले थोड़ा सा। अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा मूल्य को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। मुद्रा मूल्य का आशय ब्याज दर से लगाया जाता है। मुद्रा मूल्य से अभिप्राय उसकी विनिमय दर से है और मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति से है। हमें अपने दृष्टि से तीसरे अर्थ में ही मुद्रा का मूल्य व्यक्त करना है। जिस प्रकार हम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य द्रव्य या मुद्रा में व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा है जो मुद्रा की एक इकाई के बदले में प्राप्त होती है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य का अभिप्राय मुद्रा की क्रय शक्ति से है, अर्थात मुद्रा के मूल्य का अभिप्राय क्रय शक्ति से है, अर्थात मुद्रा की एक निश्चित इकाई के बदले में जितनी वस्तुएं और सेवाएं क्रय की जाती हैं वही मुद्रा का मूल्य है। इसे उपभोग मूल्य भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस आती हैं, यानी परिभाषाएं, वो सुनिए। मुद्रा के मूल्य की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहले इंग्लिश में। नंबर फर्स्ट, according to Crowther, the value of money is what it will buy. Second है Robertson, why value of money be mean the amount of things in general which will be given in exchange for a unit of money. अब हिंदी में सुनिए। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से होता है। नंबर सेकंड, रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा के मूल्य से हमारा तात्पर्य वस्तुओं की उस मात्रा से होता है जो सामान्य रूप से एक इकाई के बदले में प्राप्त होती है। एक फिशर ने कहा है, मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति का बोध कराता है और इसलिए मुद्रा की क्रय शक्ति का अध्ययन मूल्य स्तरों के समान है। अब आता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, द ट्रांजैक्शंस अप्रोच, ब्रैकेट में फिशर, यानी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, व्यावसायिक दृष्टिकोण, फिशर। इसमें सुनिए। यद्यपि मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने अपने विचारों को व्यक्त किया है, लेकिन प्रोफेसर फिशर ने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया है। वर्तमान में मिल्टन फ्रीडमैन ने, जिन्हें सन 1976 में अर्थशास्त्र में विशेष योगदान के कारण नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को नया रूप प्रदान किया। एडविन फिशर ने क्या लिखा है, पहले इंग्लिश में देखिए। अकॉर्डिंग टू एडविन फिशर, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन circulation increase, the price level increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa. फिशर के अनुसार मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर जब चलन में मुद्रा का परिमाण बढ़ता है तो कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अब इसकी व्याख्या सुनिए। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से यह ज्ञात होता है कि मुद्रा के परिमाण और सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। फिशर ने कहा है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर जब चलन में मुद्रा का परिमाण बढ़ता है तो कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब इस परिभाषा में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। मुद्रा के परिमाण तथा सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा के परिमाण तथा मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत समानुपातिक संबंध होता है। अब आता है इक्वेशन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का समीकरण। इसे सुनिए।
फिशर के समीकरण को विनिमय समीकरण भी कहा जाता है। प्रोफेसर फिशर के सिद्धांत की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने के लिए मुद्रा की मांग तथा पूर्ति की धारणाओं को समझना आवश्यक है। नंबर फर्स्ट है मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। इसके बारे में सुनिए। फिशर ने समीकरण में चलन मुद्रा यानी कि M, चलन मुद्रा का चलन वेग V, साख मुद्रा यानी कि M1 और साख मुद्रा का चलन वेग V1 मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न अंग है जो इस फॉर्मूले में है। मुद्रा की पूर्ति बराबर यानी कि सप्लाई ऑफ मनी बराबर MB इक्वल M1 V1। नंबर 2, अब इस समीकरण में सुनिए। पहले इस समीकरण से ज्ञात होता है कि मुद्रा का परिमाण M प्लस M1 ठीक है, M प्लस M1 तथा उसके प्रचलन वेग V प्लस B1 का गुणन MB प्लस M1 V1 यानी कि उसकी गुणा करके MB प्लस M1 V1 एक निश्चित समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम में मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रकट करता है। नंबर 2 आता है मुद्रा की मांग, डिमांड ऑफ मनी। इसमें सुनिए, मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि मुद्रा के माध्यम द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति की जा सकती है। अतः किसी समय विशेष में मुद्रा की मांग समाज में किए जाने वाले विनिमय की मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा T को सामान्य कीमत स्तर यानी P से गुणा करके मुद्रा की कुल लागत, कुल मांग मालूम की जाती है। अर्थात मुद्रा की मांग बराबर PT। ठीक है, मुद्रा की मांग को बोलते हैं डिमांड फॉर मनी, ये डिमांड ऑफ मनी बराबर PT। अब उपयुक्त समीकरण में समय की निश्चित अवधि में वस्तुओं तथा सेवाओं के सौदों की मात्रा T तथा कीमत स्तर P का गुणन PT मुद्रा की मांग को प्रकट करता है। प्रोफेसर फिशर ने मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति के आधार पर मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का निम्नलिखित समीकरण दिया। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत अर्थात नकद सौदा समीकरण कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन के अनुसार ये दे रखा है, मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति यानी कि PT बराबर MB। अब आता है फिशर का संशोधित समीकरण यानी कि रिवाइज इक्वेशन। इसको सुनिए। फिशर ने अपने संशोधित समीकरण में मुद्रा की पूर्ति में चलन मुद्रा के साथ साथ साख मुद्रा को भी सम्मिलित किया। संशोधित समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग यानी कि डिमांड फॉर मनी इक्वल मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। उसके नीचे दे रखा है PT इक्वल MB प्लस M1 V1 और P इक्वल MB प्लस M1 V1 अपॉन T और 1/P वैल्यू ऑफ मनी ब्रैकेट में इक्वल T अपॉन MV प्लस M1 V1। इसमें सुनिए, जहां M बराबर होगा प्रचलन में मुद्रा या करेंसी की मात्रा, V बराबर प्रचलन में मुद्रा या करेंसी की चलन गति, M1 बराबर बैंक मुद्रा या साख मुद्रा की मात्रा, V1 बराबर साख मुद्रा की चलन गति, T बराबर वस्तुओं व सेवाओं की कुल मात्रा, P बराबर कीमत स्तर और 1/P बराबर मुद्रा का मूल्य। इस समीकरण से ज्ञात होता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत M प्लस M1 तथा उसके प्रचलन वेग B प्लस V1 का गुणन MB प्लस M1 V1 एक निश्चित समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम में मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रकट करता है तथा समय की निश्चित अवधि में वस्तुओं तथा सेवाओं के सौदों की मात्रा T तथा कीमत स्तर P का गुणन PT मुद्रा की मांग को प्रकट करता है। अब सुनिए आगे, क्रिटिसिज्म ऑफ फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी कि फिशर के परिमाण सिद्धांत की आलोचनाएं। इसमें आते हैं नंबर फर्स्ट, अवास्तविक मान्यताएं, अनरियलिस्टिक एज्यूम्पशंस। इस सिद्धांत में मुद्रा को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों को स्थिर मान लिया गया है। इन अवास्तविक मान्यताओं ने इस सिद्धांत को
अव्यावहारिक बना दिया है। उदाहरण, व्यापार की मात्रा अल्पकाल में परिवर्तनशील होती है, मूल्य निष्क्रिय घटक नहीं होता, वास्तविक मुद्रा व साख मुद्रा की चलन गति भी स्थिर नहीं रहती। अब नंबर 2 आता है दीर्घकालीन सिद्धांत, लॉन्ग टर्म थ्योरी। इस सिद्धांत की मान्यताएं दीर्घकाल में सत्य सिद्ध हो सकती हैं, परंतु मुद्रा मूल्य में दीर्घकाल तक परिवर्तनों का ज्ञान हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। अर्थव्यवस्था की अल्पकालीन समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और उनके विश्लेषण अधिक उपयोगी हुआ करते हैं। नंबर 3, पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी। यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत को मूल्य के सामान्य सिद्धांत से पृथक मानता है। वह इस कारण अर्थव्यवस्था के मौद्रिक तथा वास्तविक क्षेत्रों को पृथक कर देता है। नंबर 4 आता है पूर्ति पक्ष पर अनुचित जोर, यानी कि अनड्यू इम्पोर्टेंस टू सप्लाई साइड। इस सिद्धांत ने केवल पूर्ति पक्ष पर विशेष जोर दिया है, जो अनुचित है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य केवल प्रचलित मुद्रा के परिमाण द्वारा ही प्रभावित नहीं होता, वरन उसकी मांग द्वारा भी प्रभावित होता है। अतः यह एक पक्षीय सिद्धांत है। नंबर 5, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का मूल्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, हाउ प्राइस इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। फिशर यह मानते थे कि मुद्रा की माप बढ़ने पर मुद्रास्फीति प्रारंभ होती है और स्फीति की गति नई मुद्रा के सृजन पर निर्भर करती है। नंबर 6, ब्याज के प्रभाव की अवहेलना, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यह सिद्धांत कीमतों पर ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना करता है। लॉर्ड केंज, हार्टे, प्रोफेसर हायक आदि के अनुसार इस सिद्धांत की यह धारणा गलत है कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्षता अनुपातिक संबंध है। नंबर 7, मुद्रा की क्रय शक्ति की ठीक माप नहीं करता, इट डज नॉट करेक्टली मेजर द परचेजिंग पावर। यह सिद्धांत तो केवल नकद लेन देन की गणना करता है, जबकि आधुनिक युग के व्यापार के अंतर्गत अनेक व्यवहार साख और वस्तु विनिमय के आधार पर होते हैं, जो कि टी में सम्मिलित नहीं रहते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।